हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में आशुतोष कुमार आप सभी को क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया हूँ। लास्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व तक पढ़े थे और लास्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शन में आने वाले टर्म्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, कौन रिवर्सेबल रिएक्शन है, कौन इरिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टुडे हम लोगों का टॉपिक जो है वो था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। इसके बारे में जितने भी टर्म्स है उसका हम लास्ट क्लास हम लोग सबका नाम लिखे थे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स में जो टर्म्स हैं जैसे चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो आज मैं क्या करूँगा कि इन सभी टर्म्स के बारे में बताऊँगा और सभी को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग को एक एक टर्म को हम लोग क्या करना है, शुरू करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट स्टेट। देखिए सर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आता है। फिजिकल स्टेट जैसे हो गया आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, या कोई हो सकता है एक्वस में भी हो सकता हो। सॉलिड के लिए एस यूज करते हैं, लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं, गैसेस के लिए जी यूज करते हैं, एक्वस के लिए एक यूज करते हैं, फिजिकल स्टेट में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो या रिएक्टेंट आपका गैस स्टेट में है, प्रोडक्ट आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट में चेंजेस के बारे में। ठीक है, देखिएगा in certain cases the physical state product is different from the physical state of reactant। ठीक है, इस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। NH3 किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहेगा। HCl किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसी जैसे H2 गैस फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में और H2O लिक्विड फॉर्म में। आपको स्टेट में चेंजिंग दिख रहा है। दो पार्ट, इधर के जो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट के सब्सटेंस जो है इसको हम लोग R बोल सकते हैं और इसको हम लोग P बोल सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट का जो सब्सटेंस है वो किस फेज में है, यहाँ गैसेस फेज में, यहाँ सॉलिड फेज में हो गया, यहाँ सब गैसेस फेज में, यहाँ लिक्विड फेज में हो गया। प्रोडक्ट का जो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो सब्सटेंस उसके फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट में क्या होता है, चेंजिंग देखने को मिलता है। सेकंड हम लोग चलेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर,
तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेकंड चलेंगे, चेंज इन कलर। ठीक है, इन सम केमिकल रिएक्शन there is color change, in some chemical reaction कलर चेंज। कलर क्या होता है? चेंज करता है। Al प्लस Cl2 AlCl3, ठीक है, ऐसे करो, Cl ले लो, यहाँ पे Cl2 हटा दो, AlCl3 हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी वाइट होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक पीपीटी होता है। पीपीटी में होता है प्रिसिपिटेट, बताएंगे आप लोगों को, इसमें पढ़ना भी है। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी। पीपीटी का जो एरो होता है वो डाउनवर्ड होता है और गैस का जो एरो होता है वो अपवार्ड होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, Pb3O4 लीड ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो PbO बनेगा और प्लस O2 होगा। ये थोड़ा रेड कलर का होता है और ये येलो कलर का। तो कलर आपको चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेड में, यहाँ कैसा कलर का हो गया, ये येलो कलर का हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड हम लोग चलते हैं। थर्ड हमारा फैक्टर जो था वो क्या था? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी चलते हैं, नहीं है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस चलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? गैस का इवोल्व होता है। इन सम केमिकल रिएक्शन chemical reaction there is a evolution of गैसेज। ठीक है, जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, कोई भी मेटल्स को, नोबल मेटल नहीं, एक्टिव मेटल लेना। ठीक है, यानी कि तुम नोबल मेटल लेके बैठ जाना, नहीं, एक्टिव मेटल जैसे हो गया आपका लिथियम हो गया, है ना, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या आयरन भी ले सकते हैं। आयरन को मॉडरेट एक्टिव मेटल कहते हैं, लेकिन एक्टिव तो है ही है। इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। इसमें किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बनेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है? साल्ट। क्या बनता है? साल्ट बनता है। ठीक है, लेकिन हमको गैस से मतलब है भी, तो गैस यहाँ पे कौन सा इवोल्व होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। कोई भी मेटल, जैसे लिथियम है, यहाँ पे एसिड में तुमने लिया HCl ले लिया। ठीक है, तो Li प्लस HCl, LiCl2 सॉरी LiCl, सॉरी
Li प्लस HCl, LiCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम को HCl से रिएक्शन करवाएंगे CaCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी आयरन को करवा दिया HCl से FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो गैस का इवॉल्व हो रहा है। उसी तरह से सेकंड हो गया मेटल कार्बोनेट और प्लस एसिड। यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट है, वाटर है और यहाँ पे गैस कौन सा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो मेटल कार्बोनेट यहाँ पे मान लो ले लिया CaCO3, मान लो एसिड में तुम सेम एसिड ले लिए, क्या HCl ले लिए, ठीक है। तो CaCO3 को HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो CaCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों केस में हमारे पास गैस निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन गैस और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो तीनों बात हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, इससे आपको पता चल रहा है कि कोई भी रिएक्शन होगा तो क्या होना है, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर में चेंज होगा, यानी टेम्परेचर चाहे तो हो सकता है रिलीज हो या टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो, वो आपको देखने को मिलेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो फिजिकल स्टेट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में चेंज होने देखने को मिलेगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, अगर कोई भी सब्सटेंस हीट एनर्जी when substance absorb heat energy, then it is known as एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक। फिर सब्सटेंस रिलीज हीट एनर्जी, कोई सब्सटेंस यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिलीज हीट एनर्जी। Then it is known as exothermic. It is known as exothermic। एग्जाम्पल लेते हैं, CO प्लस H2O, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ तक क्लियर है, हीट एनर्जी यहाँ रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी रिलीज होगा या फिर अब्जॉर्ब होगा। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसी कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, वो कैसा एग्जाम्पल हो गया आपको, एक्सोथर्मिक। वहाँ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हीट उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ना एनर्जी उसके पास रहेगा तो ना तोड़ेगा, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए ना, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए,
तो इसी कारण वैसे रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, और वैसे रिएक्शन को क्या होगा, एंडोथर्मिक है। क्लियर है। 5 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इन प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। जहाँ आपको कोई सब्सटेंस रिएक्शन हुआ, सॉल्युबल सॉल्युबल का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, साथ साथ में वो कैसा फेज में रहेगा, उसका फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, उसको हम लोग लेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, मान लिया हम इधर 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, 2 सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, इधर एक आपको इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, ये क्या बना आपको, इन सॉल्युबल कंपाउंड बना, और साथ साथ में एक क्या बनेंगे आपको, सॉल्युबल कंपाउंड। जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, यही तो आपका पीपीटी हो गया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पीपीटी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, 2 सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, AgNO3 प्लस NaCl और NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl आपका बनेगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा उसके साथ साथ क्या बनेगा आपको, NaNO3 बनेगा। ठीक है, ये भी सॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी तक हम लोग खत्म कर दिया, यानी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स आपका आज टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन हम लोग समझ गए, तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे, केमिकल रिएक्शन समझे, रिएक्टेड समझे, प्रोडक्ट समझे, चेंज इन स्टेट समझे, है ना, केमिकल रिएक्शन का किस चेंज करता है, फिजिकल चेंज, केमिकल समझे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ गए, है कि नहीं। उसको क्या समझे, केमिकल रिएक्शन किस किस फॉर्म में चेंज करेगा, उसका फिजिकल स्टेट में चेंज करता है, टेम्परेचर में उसका केमिकल रिएक्शन में चेंजिंग आता है, केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंजिंग होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो फिर पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। इन सभी बातों को हम लोग यहाँ तक क्या किए, समझ चुके हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बाद चलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग देंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम अभी तक जो लिखे थे, हम 2 बातें यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम लोग वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी वो चीज़ें हमारे पास वर्ड क्या होगा, वर्ड के फॉर्म में रहेगा। जबकि उसको जब इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे और केमिकल फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज करेंगे, जब हमको केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो सिंबल का यूज करेंगे और दूसरा क्या यूज करेंगे, केमिकल फार्मूला का यूज करेंगे। केमिकल फार्मूला, सिंबल के लिए, सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, और केमिकल फार्मूला किसके लिए यूज करेंगे,
कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एलिमेंट के लिए और ये कंपाउंड के लिए। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम, यानी सेम टाइप ऑफ एटम जब प्रेजेंट रहता है, वैसा प्योर सब्सटेंस जिसपे सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से बने होते हैं कोई सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? जैसे H2O, CO2, CaCO3, HCl, ये सब क्या है, कंपाउंड है। एलिमेंट तो आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या है, आपका एलिमेंट है। एलिमेंट की संख्या 118 है। आउट ऑफ हम लोग एलिमेंट में ही जज करते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटालाइट है। ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या डिफिनेशन तैयार हो जाएगा, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। डिफिनेशन लिखते हैं, the symbolic representation of a chemical change ओवली, देखिए लिखिएगा, रिएक्शन is known as chemical equation, is known as chemical equation। ठीक है, हम बता दिए कि इन केमिकल इक्वेशन we used symbol for an element and formula for compound। फिर नेक्स्ट पर लिखिएगा, इन केमिकल इक्वेशन we used physical state in reactant and product। क्या बोले हम, पहला बात, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज या रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जहाँ हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इन केमिकल इक्वेशन वी यूज सिंबल फॉर एन एलिमेंट एंड फार्मूला फॉर कंपाउंड। ठीक है, इन केमिकल इक्वेशन वी यूज फिजिकल स्टेट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इतना बात समझ के, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो हेडिंग यहाँ तो दीजिएगा, हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटेन, हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटेन, हाउ इज केमिकल
इक्वेशन ये हमारा हेडिंग है अभी का, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, एरो का साइन लेना है, सी प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और सी प्लस डी हमारा क्या है, प्रोडक्ट। सी प्लस डी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये बात समझिएगा, हर एलिमेंट के बीच, हर सिंबल के बीच या हर कोई फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन ऐड करेंगे, आइदर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर है, क्या साइन का यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे। रिएक्टेंट के बाद एरो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन जो भी बात हो, वो अगर किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा हो, किसी टेम्परेचर के प्रेजेंस में हो रहा है, कोई टेम्परेचर देना पड़ रहा है मुझे 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, है ना, या किसी प्रेशर में हो रहा है 2 बार, है ना, 3 बार, कोई भी प्रेशर आप दे रहे हैं, उसको कहाँ हम लोग मेंशन करेंगे, एरो के ऊपर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एरो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग को केमिकल इक्वेशन मिलता है जहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, हाफ एरो यहाँ से ऐसे और ऐसे रहता है, और सी प्लस डी बनता है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये दो इक्वेशन हमने आपको लिखा। एक इक्वेशन मैंने एक एरो दिया, दूसरे वाले रिएक्शन में हाफ एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट किए हैं। बता देना चाहते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। पहले वाले जो रिएक्शन है उसमें कोई भी रिएक्शन आपने किया, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट फिर बैक किस में नहीं हो पाएगा, रिएक्टेंट में नहीं हो पाएगा। यानी अर्थात यह रिएक्शन जहां आपको दिखे तो यह समझ जाइएगा यह रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यह रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जहां आपको ऐसा रिएक्शन दिखे जहां दोनों साइड है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा सकते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्स मीन्स आना और जाना, जाना और आना। जहां रिवर्स यानी आप सिर्फ जा सकते, आ नहीं सकते, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। पानी को हमने फ्रिज में डाला, पानी हो गया, बर्फ बन गया, फिर उस बर्फ को हमने रख दिया, फ्रिज से बाहर निकाला, धीरे धीरे वो मेल्ट हो गया, फिर वो पानी में चला गया, तो वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूध से दही बनाया, लेकिन दही अब दूध नहीं बन पाएगा, तो वो हो गया इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन समझा है ना। तो अभी आप लोगों को हमने इतना बात बताया कि हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटेन, ठीक है। ये आपका हो गया LHS, है ना, सॉरी RHS मैंने गलती लिख दिया, और ये आपका हो गया LHS। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब यहां से हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखे। केमिकल इक्वेशन को
हम लोग अभी समझे थे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या देखे थे कि रिवर्सेबल रिएक्शन और इरिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है। तो अब किसी भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आपका, उसमें से हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द reactant and product of the chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमको क्या करना है, पहचाना है। पहले सबसे पहले क्या पहचानेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्लियर है। दूसरा बात, ठीक है, राइट डाउन द symbol and formula, ठीक है, of the reactant on the left hand side, on the left hand side LHS, ठीक है, and positive sign is used between them, सेम एज, एक चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, सेम एज रहेगा राइट डाउन द symbol and formula of the product on the RHS on the right hand side, and positive sign is used between them, ठीक है। यहाँ पे ये तीन बातें हम लोग लिख दिए। अब आते हैं हम लोग, हाँ एक बात और चलो, एरो इज यूज्ड आफ्टर द रिएक्टेंट। हम लास्ट क्लास में आपको बताते हैं कि एरो का यूज कहाँ करते हैं, रिएक्टेंट के बात करते हैं। एंड एरो हेड पॉइंट, एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो एरो का जो हेड पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए वहाँ से दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसका हेड पॉइंट किधर की होगा, प्रोडक्ट की तरफ है, और एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इतना बात हम लोग समझे हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ से केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरीके का होगा। एक हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक को बोलते हैं हम लोग
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट में लिखे ई क्यू के ऊपर एन को इक्वेशन पढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन reactant and प्रोडक्ट साइड सेम है तो समझेंगे कि वो इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड। अगर एटम्स इन reactant and प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है तो समझेंगे इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी नंबर ऑफ एटम्स अगर आपका सेम है तो बैलेंस, डिफरेंट है तो हम समझेंगे वो कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बैलेंस्ड केमिकल जैसे C प्लस O2 CO2, CaO प्लस CO2 CaCO3। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट हो गया कार्बन का सॉलिड, गैस, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, गैस, सॉलिड। ठीक है, इस हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा बात हम लोग चलते हैं। हाँ, एक बात और, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स के पास कुछ ना कुछ उसका अपना मास होता है। एलिमेंट्स के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के मास को यानी कंपाउंड के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल किससे बनता है, एलिमेंट के मिलने से बनेगा, तो सबका मास जुड़ेगा तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर मास आपका इक्वल है, मास क्या है, इक्वल है, तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली मास क्या होता है ना, आप जानते हैं कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं मास को ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। मास हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़े होंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है यानी इसका जो मास है और इसका मास, दोनों का मास क्या होना चाहिए, अगर बराबर है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, N2 प्लस H2 एरो का साइन NH3 है तो सभी गैस स्टेट में, सबके सब किस स्टेट में है, गैस स्टेट में। या फिर H2 प्लस O2 किस फेज में है, ये लिक्विड फेज में वाटर होगा, ये सभी किस फेज में होंगे, मेंशन करना जरूरी है, फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। अभी समझिए पहले, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। पहले पता चल गया कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। फिर आगे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2,
यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, बराबर है नहीं बराबर है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होगा तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ सकते हैं, एक बात में हम आपको बता देते हैं, नंबर ऑफ एटम इन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन पी। नॉट इक्वल टू हो गया तो अनबैलेंस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन पी। बराबर होगा तो क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स देखिए हम आपको लिखा रहे हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation is known as a skeletal chemical equation। ठीक है, skeletal chemical equation। बाकी नोट में करके 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन follows the law of conservation of mass। balanced chemical equation follow the law of conservation of mass, but unbalanced chemical equation does not follow the law of conservation of mass, law of conservation of mass। इतना बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल दिया होता है, नंबर ऑफ एटम इन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन पी इक्वल टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैंने एग्जांपल दिया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम इन आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन पी। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि उसका मास बराबर होता है। नंबर ऑफ एटम सेम तो नंबर ऑफ एटम सेम तो नंबर ऑफ एटम का मास होगा, उसका कुछ तो मास होगा ना भाई। जब उसका मास बराबर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम सेम है नहीं, तो जब नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है इसका मतलब मास भी उसका इक्वल नहीं है, मास इक्वल नहीं है इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ चेंज करता है, तो केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज़ को बताता है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस का इवॉल्व होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आएगा, कहीं आपको टेम्परेचर में चेंजिंग होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कलर में चेंजिंग आएगा। ठीक है, ये होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानेंगे। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानने के बाद रिएक्टेंट को लिखेंगे और प्रोडक्ट को लिखेंगे। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, और हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में
दो पार्टिकल यानी जो भी एटम है रहेगा, दो एटम के बीच या तीन एटम है तो प्रत्येक एटम के बाद प्लस का साइन हम लोग देंगे, ठीक है। रिएक्टेंट के बाद हम लोग एरो वहाँ पे देंगे, ठीक है, जो कि उसका जो हेड होगा वो किधर की ओर होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। उसके बाद हमने पढ़ा आज केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होता है तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इक्वल नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने सभी का एग्जाम्पल दिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है क्योंकि उसका मास क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि हर एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। जब मास बराबर होगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मास बराबर नहीं होता है क्योंकि एटम ही बराबर नहीं होता तो मास कहाँ से बराबर रहेगा, तो वो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़ा, केमिकल इक्वेशन तक। कल के क्लास पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कल के क्लास में, केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस को तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी दे देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ना है ना, कम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, सभी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक बार तो हो नहीं पाएगा क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे हम आप सभी बच्चों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।